Okay, now are you done with reading? So our next lecture is about requirements engineering. Initially, I've just shown you that what is the problem of requirements, right? Initially, you are given a problem statement. So after reading that statement, you are supposed to identify what functionalities are required in that software. तो इनिशियल जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी जो कि आपको क्लाइंट की तरफ से दी जाएगी एंड देन यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि उसमें से कौन सी फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड है। ये अब हम स्टार्ट करने लगे। हम लोगों ने जो देखे थे जेनेरिक फेजेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, उसमें कम्युनिकेशन और प्लानिंग है। प्लानिंग हम लोग देख चुके हैं एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम लोगों ने कहा था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशंस और द फंक्शनैलिटीज विद द क्लाइंट। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इनिशियल पॉइंट वंस अगेन क्या होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ नीड जो कि हमें क्लाइंट ने दी है, और उससे हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि क्लाइंट को असल में क्या चीज़ चाहिए, कौन सी फंक्शनैलिटीज या कौन से फीचर्स सॉफ्टवेयर का पार्ट बनेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ से हम रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी शुरू कर देंगे। लेटर ऑन वो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैप हो जाएंगी। तो पूरा ये जो डेवलपमेंट का फेज है दैट इज नोन एज रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। ठीक है, आप अभी जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को शो की थी उसमें क्लाइंट क्या कह रहा था कि मैंने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है और आपको समझ भी आ गई है, लेकिन एक्चुअल में मेरा मीनिंग ये नहीं था। सो दैट इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम when you are going to realize that this is not something that is actually required by the client. ठीक है, वो काफ़ी लेट जाकर जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है और टाइम लग चुका है और आप कोई चीज़ डेवलप करने वाले हैं, उस वक्त पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट क्लाइंट को नहीं चाहिए। उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं कि क्लाइंट ने आपको जो चीज़ स्टेट की थी या जो प्रॉब्लम स्टेट की थी वो करेक्ट नहीं थी, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज वन थिंग। देन क्या चीज़ आपने एज रिक्वायरमेंट या नीड या फीचर और फंक्शनैलिटी में भी ऐड किया सॉफ्टवेयर में, वो उसको सेम उस तरह से चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो नीड आइडेंटिफिकेशन में आती है कि एक्चुअल नीड क्लाइंट की क्या है, उसको अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं। जेनेरिक फेजेस में हम लोग इसको जनरली जो डील करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन कह देते हैं, और कम्युनिकेशन में क्लाइंट के साथ इंटरव्यूज वगैरह, फेस टू फेस मीटिंग्स हो सकती हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अगर थोड़ा सा इन डेप्थ देखें इसको डिटेल में, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए वी हैव डिफरेंट स्टेप्स। उसमें ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेप्शन है। इंसेप्शन क्या है कि वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और द नीड। क्या आपने आइडेंटिफाई करना है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की क्या प्रॉब्लम है और नीड क्या है जो वो सॉल्व करवाना चाह रहा है क्लाइंट। सो एक इनिशियल सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा दैट यू आर सपोज टू आस्क टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन द पीपल हु वांट अ सॉल्यूशन। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मे बी उसे अपने बिजनेस के लिए चाहिए या उसे कोई पर्सनल एक्टिविटी के लिए चाहिए, मे बी एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, कोई गेम वगैरह है, तो डिफरेंट तरह के उसमें सोल्यूशन हो सकते हैं। देन नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या है दैट इज डिजायर्ड। एक तो लोग हो गए जो लोग जिन्होंने सोल्यूशन को यूज करना है, एंड देन नेचर ऑफ द सोल्यूशन इटसेल्फ। देन इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन कस्टमर एंड द डेवलपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक दफा क्लाइंट से मीटिंग करेंगे और सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट कन्वर्सेशन वी आर गोइंग टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर। इसमें हम मल्टीपल टाइम्स कस्टमर से भी और एंड यूजर से भी। अब वंस अगेन देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व्ड। कस्टमर इज डिफरेंट और जो आपके पास यूजर्स हैं दे कैन बी डिफरेंट। सो हो सकता है कि एक
स्पॉन्सर करने वाली बॉडी है दैट इज कस्टमर, और एक्चुअल में जिन लोगों ने यूज करना है दोज आर एंड यूजर्स। तो एंड यूजर्स क्या फंक्शनैलिटी चाहते हैं और कस्टमर क्या फंक्शनैलिटी चाहता है, इस सब चीज का बीच में ये कोलैबोरेशन करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि क्या चीज एक्चुअल वहां पे चाहिए। देन देयर इज एलिसिटेशन। जितनी भी चीजें यहाँ पर हमने शुरू में इंसेप्शन एक आइडिया गेट कर लिया कि किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे एंड देन दे आर सपोज टू स्टेट देयर रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स को किस तरह स्टेट करेंगे वो शायद आपको एग्जैक्टली फीचर नहीं बता सकते या फंक्शनैलिटी नहीं बता सकते सॉफ्टवेयर की, बट दे आर गोइंग टू स्टेट कि उनमें उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने रूटीन वर्क में। इफ दे आर अभी जो उनका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इफ दैट इज अ मैनुअल सिस्टम, देन दे विल टेल द प्रॉब्लम्स इन दैट मैनुअल सिस्टम, और अगर वो कोई ऑटोमेटेड सोल्यूशन है तो वो उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि अच्छा सॉफ्टवेयर उनको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। डायरेक्टली या क्लियरली कहीं पर भी कोई क्लाइंट या एंड यूजर्स सिंपल जो प्रॉब्लम है या उसके जो सोल्यूशन है वो स्टेट नहीं कर सकेंगे। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई आफ्टर मीटिंग। हमारा ये काम है टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज उसको एक्चुअल में चाहिए या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और सॉफ्टवेयर उसको कैसे सॉल्व करेगा। देन देयर इज एलैबोरेशन। एक एनालिसिस मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं। एलैबोरेशन इज बेसिकली डिटेल्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। For that, we are supposed to make different models or diagrams to understand what actually software is going to do. तो उसके लिए फिर हम एक एनालिसिस मॉडल आइडेंटिफाई करके रखेंगे। देन देयर इज नेगोशिएशन। फाइनल उसके बाद काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है ऐसी हों जो कि आप टेक्निकली नहीं बना सकते या फिर कॉस्ट वाइज फिजिबल नहीं है, तो उसके लिए नेगोशिएशन होगी। और एक जिस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया जाता है उस तरह से नेगोशिएशन करके कन्वर्सेशन करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई एक फाइनली स्कोप जो है प्रोडक्ट का वो प्रिपेयर कर लिया जाएगा। स्कोप क्या है कि हमने कौन सी फंक्शनैलिटीज कितने टाइम में और कितने बजट में क्लाइंट को बना के देनी है। तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी निगोसिएशन है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि क्या चीजें हम डेवलप करेंगे। देन देयर इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है दैट डिस्क्राइब्स द सॉफ्टवेयर। उसमें हमारी ये मॉडल्स और डायग्राम्स भी हो सकती हैं, यूजर सिनेरियोज और यूज केसेस हो सकते हैं, एक प्रोटोटाइप हो सकती है सॉफ्टवेयर की। यूज केसेस और सिनेरियोज क्या है, जिसमें हम स्टोरीज की फॉर्म में लिखते हैं कि क्लाइंट को क्या चीज चाहिए और यूजर किस तरह सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वी विल सी दैट थिंग इन डिटेल। और उसके अलावा प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप पर काइंड ऑफ स्केच ऑफ एप्लीकेशन है, कोई सिमुलेशन हो सकती है, कोई डायग्राम्स हो सकती हैं, जिससे क्लाइंट को हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में कि हम सॉफ्टवेयर में क्या चीज डेवलप करेंगे। देन फाइनली देयर इज वैलिडेशन। एट द एंड वी आर सपोज टू रिव्यू एवरीथिंग दैट वी आर राइटिंग। जो भी हमने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें से कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है या कोई चीज ओवर रिटन तो नहीं है, या कोई अगर इनकंसिस्टेंसी है, कॉन्फ्लिक्टिंग या अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स में भी जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं या क्लैशेस आ रही हैं। सो वी आर सपोज टू उस चीज को क्या कह रहे हैं हम कि वैलिडेशन करके रख लेंगे। अब ये वैलिडेशन कौन करेगा? एक तो टेक्निकल लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और फिर क्लाइंट साइड से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं जो कि क्लियरली या थॉरली इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लें और आइडेंटिफाई कर लें देयर आर एनी मिस्टेक्स और एम्बिग्युइटी अगर कोई रह गई है, तो इसके लिए एक वैलिडेशन चेक होगा। देन एक स्टेज है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की। कभी भी अगर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर में चेंजेस रिक्वायर की जाती हैं उसके लिए वी आर सपोज टू मैनेज दोज चेंजेस। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई चीज अगर क्लाइंट ने चेंजेस कही हैं तो हम उस चेंज को एज इट इज उठा के इम्प्लीमेंट कर देंगे। हम वहां पर उस चेंज को रिव्यू करेंगे कि क्या चीज हम उसमें से एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्या चीज फिजिबल है कॉस्ट वाइज, बजट वाइज, एंड देन वी आर सपोज टू फिर हम अपना डॉक्यूमेंट मॉडिफाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे कि क्या चीज नई रिक्वायर्ड है। तो ये रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट वाली चीज शुरू होती है जहां पर हमारे पास सॉफ्टवेयर में चेंजेस रिक्वायर की जाती हैं।
और ये एक तरह से हमारा मेंटेनेंस का स्टेप होता है, और ये मेंटेनेंस जो है ये करेक्टिव मेंटेनेंस भी हो सकती है और अडेप्टिव मेंटेनेंस भी हो सकती है। करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब कि अगर कोई चीज आपने पहले बना के दी थी लेकिन क्लाइंट को उसमें से कोई चीज पसंद नहीं आई है, मे बी फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, या उसमें करेक्शन बताएगा, या उसने अगर कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है तो वो अडेप्टिव मेंटेनेंस हो सकती है। देन फर्स्ट स्टेप जो है इंसेप्शन का, उसमें हमने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन करनी है, यानी कौन कौन लोग हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट उसका क्लाइंट है जिसने उसको स्पॉन्सर करना है, एंड देन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके एंड यूजर्स होंगे। दे आर गोइंग टू स्टेट में भी, वहाँ पे अगर क्लैरिकल स्टाफ है या वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, तो वो आपको बताएंगे कि वो किस तरह से एक्चुअल में काम कर रहे हैं, और उसके अलावा उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या फैसिलिटी चाहिए सॉफ्टवेयर से। देन देर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू। डिफरेंट लोग हैं, वो डिफरेंट तरह से रिक्वायरमेंट स्टेट करेंगे और उनके मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। उन सबको इनिशियली तो हम उन सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन सबको ही नोट डाउन करके रख लेंगे। लेटर ऑन वी आर सपोज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर किसी दो डिफरेंट लोगों ने दो डिफरेंट स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों में से कोई एक चीज पॉसिबल हो सकती है, अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, एम्बिगुटी आ रही है, तो उसको लेटर ऑन फिर हम रिजॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने कहा कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है मे बी, या क्लाइंट है जिसने रिक्वेस्ट इनिशिएट की थी सॉफ्टवेयर की, देन यू आर सपोज टू आस्क कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको पूछेंगे सबसे पहले। देन हु विल यूज द सोल्यूशन, कौन उस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को यूज करने वाला है। इकोनॉमिक बेनिफिट अगर उससे कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है। इज देयर अनदर सोर्स फॉर द सोल्यूशन दैट यू नीड, कोई और सोर्स हो सकता है मे बी आपको रिक्वायरमेंट्स बताने के लिए, या किसी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हम लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं, या किसी डोमेन एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो उसमें इनिशियली ये क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे कि किस किस को इन्वॉल्व करना है फॉर स्टेटिंग रिक्वायरमेंट्स। देन रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन, ये वो एक्चुअल स्टेप है जहां पर हमने असल में रिक्वायरमेंट्स रिट्रीव करनी है। डिफरेंट मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी, कस्टमर्स की भी। और इसमें क्या है कि मीटिंग किस तरह की हो सकती है कि आप इनिशियली एक एजेंडा प्रिपेयर करेंगे कि आज हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। उसके बाद कोई एक फैसिलिटेटर होगा, कस्टमर डेवलपर, जो कि कंट्रोल करेगा मीटिंग को, ठीक है। ही इज सपोज टू बी द इन चार्ज ऑफ द मीटिंग, जो कि उस मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा, वेन्यू वगैरह भी प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद जो भी डिस्कशन है वहाँ के लिए वो भी उसमें वहाँ पर डिसाइड होगी। इनिशियल प्रेपरेशन और पार्टिसिपेशन के लिए रूल्स बता दिए जाएंगे कि क्या चीजें, क्या एजेंडा हम लोगों ने डिस्कस करना है और उसके लिए क्या क्या चीजें यूज होंगी। अब यहाँ पर एक इन्होंने जो बताया हुआ वर्कशीट्स वगैरह, फ्लिप चार्ट्स, वॉल स्टिकर्स, या प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। एक क्लाइंट साइड से कोई प्रेजेंट कर दे या डेवलपर साइड से कोई प्रेजेंट कर दे, और वहां पर अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और फर्दर सोल्यूशंस आइडेंटिफाई होते हैं, या फीचर्स या फंक्शनैलिटीज आइडेंटिफाई होती हैं, तो वो सब स्टेट कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जिसको, तीन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है और रिजॉल्व करना है। एक तो प्रॉब्लम ऑफ स्कोप है, प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी है। प्रॉब्लम ऑफ स्कोप मीन्स दैट इनिशियली वी नीड टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि उसका स्कोप क्या होगा। स्कोप में असल चीज क्या है कि हमने कौन सी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी नहीं करनी, और कौन सी में भी हम ऑप्शनल रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर कट यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीजें हम इसमें करेंगे, क्या चीज नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से ये चीज हमारी स्केड्यूल को भी इफेक्ट करेगी और कॉस्ट को भी इफेक्ट करेगी। सो इनिशियली वी नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शनैलिटीज दैट वी आर सपोज टू ऐड इन आवर सॉफ्टवेयर। देन प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट स्किल सेट के लोगों की, डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि उसमें हम उस चीज को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के जो इश्यूज हैं उनके अंडरस्टैंडिंग की अगर प्रॉब्लम है। एंड देन प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी है। प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी मीन्स
कि आपके रिक्वायरमेंट्स जो हम लोग अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो वोलाटाइल है रिक्वायरमेंट्स। अब अगर वो चेंज हो रही हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी कि रिक्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग। हम कहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ रिक्वायरमेंट सेट कंप्लीट हो गया या इसको ही फाइनल करना है। तो रियल टाइम जो हम सॉफ्टवेयर आमतौर पे बना रहे होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स क्विकली चेंज हो रही होती हैं और चेंज की रीजंस क्या हो सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकती हैं, अंडरलाइंग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है उसकी वजह से चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, या क्लाइंट की बिजनेस नीड्स चेंज हो रही हैं। तो इसको भी यहाँ पर इनिशियल स्टेजेस में ही हमें सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करना है। देन दिस इज टेक्निक। यहाँ पर इनिशियल जहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो तीन उसमें कंसिडरेशन हो सकती हैं जिसको हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट कहते हैं। और इसमें इसका फोकस इज ऑन क्वालिटी एज वेल एज ऑन इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी। तो तीन चीजें हर फंक्शन के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट है, यू नीड टू आइडेंटिफाई डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, यानी कि सॉफ्टवेयर में इनपुट्स क्या जा रही हैं और उसमें इवेंट्स कौन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कौन कौन सी आउटपुट्स आ रही हैं। सो इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस है, इनपुट्स के ऊपर, और उसको हम किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर। देन देयर इज टास्क डिप्लॉयमेंट, इट एग्जामिन्स बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। किस तरह का सिस्टम का बिहेवियर होगा ये फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह की फंक्शनैलिटी होगी तो उसका बिहेवियर, यानी कौन कौन से टास्क वहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। एंड फाइनली देयर इज वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस में वी आर सपोज टू असाइन डिफरेंट प्रायोरिटीज ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल डिस्कस किया था। वाटरफॉल में क्या होता है कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं एंड देन वी आर सपोज टू डेवलप दोज रिक्वायरमेंट्स। उससे उन्हीं का डिजाइन होगा और उन्हीं का कोड होगा। लेकिन इंक्रीमेंटल के केस में क्या हो रहा होगा या स्पाइरल के केस में क्या हो रहा होगा कि एक इनिशियल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट होगा, हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे और बाकी रिक्वायरमेंट जो है उसको बाद में देख रहे होंगे। तो ये जो प्रायोरिटी है रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना, ये उसकी बेसिस पर ही होगा कि आपने फर्स्ट इंक्रीमेंट में क्या चीज देनी है। तो इसका भी एक एनालिसिस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फिर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। देन क्यूएफटी के कॉन्टेक्स्ट में तीन तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो कि कस्टमर आमतौर पर खुद से स्टेट करता है कि ये कुछ होना चाहिए। मीटिंग्स वगैरह में या इंटरव्यूज में वो खुद आपको बताएगा किस तरह की फंक्शनैलिटी या इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन चाहिए। देन देयर आर एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि वो समझता है कि आप इसको इंक्लूड करेंगे ही, और वो इनको एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं करता, जैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस है। अब परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या है कि आपने एक फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन की है, उसके बाद ट्रांजैक्शन के रिजल्ट सेव होने थे, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है वो कि वो चीज सेव हो जाएगी और फ्यूचर में जब वो उस चीज को एक्सेस करेगा तो वो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। या फिर ये कि अगर फॉर एग्जांपल उसने प्रिंट दिया है तो प्रिंट विद इन 30 सेकंड्स और 10 सेकंड्स कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये इश्यूज यहाँ पे हैंडल नहीं करते एंड इट टेक्स मोर देन दैट टाइम, उससे ज्यादा टाइम लगता है, तो वहां पर क्या चीज होगी कि उसने बताया भी नहीं था लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज होगी और वो चीज नहीं है, उसकी एब्सेंस की वजह से डिससेटिस्फेक्शन होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, परफॉर्मेंस के जो इशू हैं, हर ट्रांजैक्शन का कितना टाइम है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसको हम एक्सप्लिसिटली स्टेट करवाते हैं। क्लाइंट से पूछते हैं कि एक परफॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो कि क्वालिटी से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, मैम एक क्वेश्चन। रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी। जी मैम ये जो मेंटेनेंस के वक्त रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो एंड वाले टाइम में सॉफ्टवेयर बन चुका होता है, तो उनको कैसे हैंडल करती हैं? अच्छा, वो मैंने बताया कि वो एक सेपरेट होगा। वंस वी आर डन विद द सॉफ्टवेयर देन देयर विल बी अ मेंटेनेंस फेज। अब मेंटेनेंस में वो करेक्टिव मेंटेनेंस भी हो सकती है, यानी कि इन्हीं रिक्वायरमेंट में से कोई चीज वो ठीक करवाना चाह रहा है और मे बी अपने कोई रिक्वायरमेंट्स
पहले से जो आइडेंटिफाई नई रिक्वायरमेंट्स आ गई, वो दो तरह की चीजें हैं, एक पहले ही वाली को करेक्ट करना और एक न्यू रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना। वो फिर हम मेंटेनेंस फेज में शुरू करेंगे, उसका भी दोबारा से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, दोबारा उसकी कॉस्ट असेसमेंट होगी, स्केजुलिंग होगी और फिर हम उसको करेंगे। वो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का पार्ट होगा। एक दफा पहले हम सॉफ्टवेयर पूरा बनाएंगे और फिर बाद में वो मेंटेनेंस वाली चीज होगी। अच्छा, तो मैं बता रही थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो सब चीजें हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट स्टेट कर देगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटी वो एक्सपेक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर से, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बता नहीं रहा होता कि परफॉर्मेंस किस तरह की होनी चाहिए, एक्यूरेसी किस तरह की होनी चाहिए, रिलायबिलिटी या अवेलेबिलिटी क्या है सॉफ्टवेयर की, तो वो मिस आउट हो जाती है और उसके बाद डिससेटिस्फेक्शन बन जाती है। फाइनली एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं दैट गो बियॉन्ड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, ना वो बताता है लेकिन अगर आप उसमें डाल देते हैं तो फिर क्लाइंट विल बी एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग। अगर वो चीज होगी, वो एडिशनल कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि क्लाइंट को आइडिया नहीं होता कि ये भी चीज सॉफ्टवेयर कर सकता है, लेकिन अगर वो उसमें प्रेजेंट हो तो वो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन उससे अचीव हो सकती है। अच्छा, अब हमने जो ये सारा काम किया है, इंटरव्यूज वगैरह और मीटिंग्स वगैरह, उसके बाद देयर आर सम वर्क प्रोडक्ट्स दैट आर जनरेटेड। इनिशियली अ स्टेटमेंट ऑफ नीड एंड फिजिबिलिटी इज मेड, देन अ बाउंडेड स्टेटमेंट ऑफ स्कोप। बाउंडेड स्टेटमेंट ऑफ स्कोप का मतलब क्या है कि स्कोप को हमने बाउंड कर दिया कि ये चीजें सिर्फ हम इसमें इंक्लूड करेंगे। लिस्ट ऑफ कस्टमर यूजर्स और स्टेक होल्डर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन में, ये सब चीजें हम डॉक्यूमेंट करके रख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें हाई लेवल फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं और हाई लेवल फंक्शनैलिटीज को फिर हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं टू लो लेवल रिक्वायरमेंट्स। अ सेट ऑफ यूजेज सिनेरियोज। यूजेज सिनेरियो क्या है कि एक एक्टर या एक यूजर सिस्टम को किस किस तरह यूज करेगा, उसकी पूरी एक स्टोरी होती है कि एक्टर आया, उसने किस तरह से सिस्टम को एक्सेस किया, फॉर एग्जांपल लॉगिन किया, फिर उसने क्या क्या इनपुट्स दिए और उसके ऊपर क्या क्या आउटपुट्स आए, तो वो यूजेज सिनेरियो है। एंड देन फाइनली अगर हमने कोई प्रोटोटाइप डेवलप की है, प्रोटोटाइप मैंने पहले भी बताया था कि वो एक सिंपल एप्लीकेशन का स्केच हो सकती है, दैट इज नॉट अ कंप्लीट एप्लीकेशन बट दैट कैन बी अ सिमुलेशन, जिससे क्लाइंट को आइडिया हो रहा हो कि सॉफ्टवेयर किस तरह का काम करेगा। ठीक है, तो मैनी टाइम्स जब रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट बता नहीं पा रहा होता तो उस वक्त हम प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बना के रख लेते हैं जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स राइट डाउन कर लेते हैं। ये एक टेम्पलेट गिवन है, दिस इज टेकन फ्रॉम IEEE का स्टैंडर्ड है एक IEEE 830। उसमें कुछ चीजें हैं, इंट्रोडक्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट का, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, सिस्टम फीचर्स हैं, सिस्टम फीचर में हम सारी डिटेल्स डाल देते हैं कि कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर होंगी। देन इंटरफेसेस हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इंटरफेसेस मतलब उसमें यूजर इंटरफेसेस हैं, अगर किसी और हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर रहा है तो हार्डवेयर इंटरफेसेस हैं, अगर किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या किसी नेटवर्क के ऊपर पड़ी या एप्लीकेशन, जैसे वेब एप्लीकेशन है तो वो HTTP प्रोटोकॉल्स यूज कर रही होगी तो वो कम्युनिकेशन इंटरफेसेस वहां पर आ जाएंगे। एंड देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जैसे सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इस तरह के जितने भी एलिटीज हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो ये सारा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करके रख लेंगे इसमें, यानी कि अब ये वो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिस पर सब लोगों ने एग्री किया था और दिस इज गोइंग टू सर्व एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट, और इसके ऊपर ही फर्दर फिर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और स्केड्यूल्स के एस्टिमेट्स और बजट के एस्टिमेट्स डेवलप होंगे। देन वंस यू हैव फाइनलाइज द डॉक्यूमेंट, फिर उसको हम फिर वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि क्या यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट आ गई हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, क्लियर हैं, उसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट लोग पढ़ के डिफरेंट मीनिंग उससे एज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वैलिडेट किया जाएगा। तो इसके लिए रिव्यूज यूज होते हैं, क्लाइंट साइड से भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, यूजर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और टेक्निकली
आपकी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो सकते हैं, डिजाइनर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है। डिजाइनर ने क्योंकि इसी एसआरएस की बेस पे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, तो हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, और टेस्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसने इस एसआरएस और यूज केसेस की बेस के ऊपर टेस्ट केसेस बनाने हैं। ये सब लोग मिलकर रिव्यू कर लेंगे कि किसी भी एस्पेक्ट से कोई चीज रह तो नहीं गई है उसमें, तो रिक्वायरमेंट सेट कंप्लीट हो गया या नहीं। तो इज दिस विजिबल? इसको जरा देख लें। इसका मकसद ये है कि डिफरेंट लोग या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो भी इन्वॉल्व हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, उन सबकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। The first picture describes how the customer explained it, and the last one is what the customer really needed. So सॉफ्टवेयर के केस में चीजों को एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट कि वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है और असल में कस्टमर को क्या चीज आप डिलीवर करते हैं, उसे क्या चीज चाहिए, क्या डिलीवर कैसे होती है। देन प्रोजेक्ट लीडर है, एनालिस्ट है, प्रोग्रामर है, सबकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ना करें, हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड, तो उसमें देखें डॉक्यूमेंटेशन इज मिसिंग। इफ डॉक्यूमेंटेशन इज मिसिंग, इसका मतलब है कि देन डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी और वो अपनी तरह से काम कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे, तो वहां पे कभी भी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं होगी। जो असल चीज उसे चाहिए या जिसकी उसे जरूरत है वो चीज डिलीवर नहीं हो सकेगी। अच्छा, अगर हम अब ये स्टेप अगर हम अच्छी तरह नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब रिक्वायरमेंट इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, मेजर फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, जो कि रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। एक तो लैक ऑफ यूजर इनपुट है, यानी हमने क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट्स पूछ ली, लेकिन एंड यूजर्स जिन्होंने यूज करना था उनसे नहीं पूछा गया या उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस एंड 12.3% ये रीजंस हो सकती हैं प्रोजेक्ट फेलियर की। देन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होंगी, और वो जो चेंज है वो हम लोगों ने वंस स्टडी किया था लेगेसी सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि रिक्वायरमेंट्स क्यों चेंज होंगी। तो वो टेक्निकल रीजन हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स वगैरह की चेंजेस हो सकती हैं, या क्लाइंट की नीड चेंजेस हो सकती हैं उसकी वजह से। तो ये सारी रीजन हैं जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स स्टेबल नहीं होंगी, पुअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनेगी और उसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल होंगे। लास्ट वन इज अबाउट क्लाइंट अप्रूवल डिलेस। अगर क्लाइंट ऑन टाइम फीडबैक नहीं देता तो भी क्या होगा, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से, और फिर ऑन टाइम फीडबैक नहीं आई और हमने नेक्स्ट डिलीवरेबल पर काम शुरू कर दिया, और वहां पर उसकी क्लाइंट ने अगर कोई चीज मॉडिफाई करानी थी या चेंज करवानी थी तो वो पता नहीं चल सकी, उसकी वजह से फिर वंस अगेन प्रोजेक्ट फेलियर हो सकता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी हम लोग मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट की एफर्ट है, टाइम एंड रिसोर्सेज, वो यूटिलाइज होते हैं रीवर्क पे, मेंटेनेंस पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने रिक्वायरमेंट्स रॉन्ग आइडेंटिफाई की हैं या रिक्वायरमेंट्स में कोई चीज मिस आउट हो गई है। 50% of software defects originate in requirements. So this initial step is very important. अगर हमारी requirements गलत होंगी, फिर डिजाइन भी गलत होगा, कोड भी गलत होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज बाद में टेस्टिंग में आइडेंटिफाई नहीं होगी। क्यों आइडेंटिफाई नहीं होगी? क्योंकि पूरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, वो जो पूरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने यूज केसेस भी गलत बनाए हैं, और उसकी बेसिस पे जो टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई होने थे और बनने थे वो भी गलत बने। तो जब टोटल ट्रैक आपका गलत हो गया, अब इसमें क्या होगा कि क्लाइंट को आप डिलीवर कर देंगे और फिर क्लाइंट बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। वहां से जब इश्यूज वापस आएंगे, फीडबैक मिलेगी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी दोबारा करना पड़ेगा, डिजाइन भी दोबारा करना पड़ेगा, कोड भी दोबारा करना पड़ेगा। सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रीवर्क। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने कहा कि 40% जो है वो हम रीवर्क ही कर रहे होते हैं, यानी कि पहले ही स्टेप में अगर हम इसको ठीक कर लेते तो फिर इतना काम ना करना पड़ता। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना टाइम नहीं लगता जितना सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में टाइम लग रहा होता है।
This is an example of misunderstood requirements. Okay, relative cost per phase. I've just described के requirements, specification, design, coding, testing, integration, और उसके बाद 67% of the part is for maintenance. तो maintenance में जाके बहुत ज़्यादा cost लग रही है और time लग रहा है. अच्छा, अब इसमें problem क्या है? Problem of misunderstood scope. अगर हमने इनिशियली स्कोप आइडेंटिफाई नहीं किया सही तरह, स्कोप में क्या चीज है, रेंज क्या है सिस्टम की, क्या चीज हम डेवलप करेंगे, व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज आउटसाइड, व्हाट इट डज एंड व्हाट इट डज नॉट डू. डज नॉट डू को भी डिस्क्राइब करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होंगी और उसकी वजह से वो चीज एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये चीज इंक्लूडेड है. लेकिन अगर हम उसको एक्सप्लिसिटली स्टेट कर देंगे कि ये चीज इज नॉट इंक्लूडेड, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा स्कोप. Where scope is not stated, users and developers will have differing interpretations. अगर हम स्कोप को क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी. और अगर स्कोप हमने सही तरह डिफाइन नहीं किया, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी और वहीं पर ही डिससेटिस्फेक्शन होगी यूजर की भी, और डेवलपर्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी. सो डेफिनेटली जहाँ पे चीजें वेल डिफाइंड नहीं होंगी वहां पर फिर लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे. Then there is requirement specification. और requirement specification में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. स्कोप इज इम्प्लिसिट, टू लिटिल डेफिनेशन, टू मच डेफिनेशन, यानी कि हमने स्कोप सही तरह डिफाइन नहीं किया और एज्यूम कर लिया कि ये चीज तो होगी. एम्बिगुअस है, कॉन्ट्राडिक्टरी है. एम्बिगुअस मतलब डिफरेंट लोग उसको डिफरेंट तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और चीजें अगर वहां पर आपने क्लियरली नहीं लिखी, एक पेज पे कुछ और स्टेटमेंट लिखी हुई है और नेक्स्ट पेज पे कुछ और स्टेटमेंट लिखी हुई है. ओवर स्पेसिफिकेशन है, बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया. अब रिक्वायरमेंट सेट हमारा ऐसा होता है कि उसमें हम डिजाइन की डिटेल्स नहीं डालते. ओवर स्पेसिफिकेशन उसके कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि बहुत ज्यादा चीजों को एलैबोरेट भी नहीं करना. डिजाइन की डिटेल्स नहीं होंगी उसमें, डिफरेंट लोग उसको डिफरेंट तरह डिजाइन कर सकते हैं लेकिन एंड प्रोडक्ट सेम होगी. सो एसआरएस इतनी अच्छी लिखी हुई होनी चाहिए कि डिजाइनर को खुद से समझ आ जाए, उसे दोबारा से इंटरव्यूज ना करने पड़े, दोबारा से पूछना ना पड़े कि क्या चीज इसमें किस तरह से होगी. सो ये फिर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होगा. अब रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में दैट इट डिफाइंस व्हाट अ सिस्टम मस्ट डू. तो ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, ये उसके कौन कौन से फीचर यहाँ पर होंगे. एंड देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो काम किस तरह से हो रहा होगा. ये कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, सिस्टम किस तरह बनेगा, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, टाइम टू मार्केट, कॉस्ट, क्वालिटी, पोर्टेबिलिटी, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स कौन से यूज करने हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपका यूजर खुद से बता देता है कि फॉर एग्जांपल .NET फ्रेमवर्क यूज करें, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है और ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब नहीं करती. रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और रीयूजेबल कंपोनेंट, अगर हम कोई ऑलरेडी डेवलप्ड कंपोनेंट यूज कर सकते हैं तो ये सब चीजें कहाँ पर आ जाएंगी, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी. अगर वो कह देता है कि मेरा सिस्टम ऑलरेडी डेवलप है, उसमें ये न्यू फीचर्स ऐड कर दें, या आप जो नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो मेरे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड हो, तो ये जो इंटीग्रेशन की फंक्शनैलिटी है ये नॉन फंक्शन है, या इसको हम कॉन्स्ट्रेंट कह सकते हैं. और इसके बाद हमारी फिर इससे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ड्राइव होंगी कि उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उस सॉफ्टवेयर के साथ हमें क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है. तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फिर जाके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैप हो जाएंगी. अच्छा, इसके बाद है यूज केसेस. यूज केसेस में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सिस्टम के एक्टर्स या यूजर्स कौन है
और वो सिस्टम से क्या फंक्शनैलिटी गेट करना चाह रहे हैं, उसको हम एज अ यूज केस रिप्रेजेंट करते हैं। यूज केसेस रिप्लेस आर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अभी हमने काफी एक लंबा सा टेम्पलेट देखा था रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, जिसमें हमने सारे फंक्शन डिस्क्राइब किए थे। या तो वो डॉक्यूमेंट बन सकता है या फिर यूज केसेस बन सकते हैं। तो ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट हैं। ऑप्शनल मतलब एक कोई हम इसमें से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम शो किया हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, सुपरमार्केट सिस्टम। एक तरफ कस्टमर है और एक तरफ मैनेजर है। कस्टमर बाय गुड्स, बाय गुड्स क्या है कि सिस्टम सपोर्ट कर रहा है ये फंक्शनैलिटी। कस्टमर थ्रू सिस्टम बाय कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। मैनेजर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कैश फ्लो रिपोर्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू वो एक कैश फ्लो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। उसके बाद एक प्रोडक्ट डेटाबेस पड़ी हुई है दैट इज आउटसाइड द सिस्टम, और वहां से अपडेट हो रहा है स्टॉक। ठीक है, ये आउटसाइड द सिस्टम जो डेटाबेस है, इसका मतलब है कि वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। अदरवाइज डेटाबेस जो है वो सिस्टम का पार्ट ही होती है, ये कोई एक सेपरेट डेटाबेस हो सकती है। अच्छा, अब यूज केसेस में एक तो एक्टर्स इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आई वांट टू शो अ टेम्पलेट फॉर अ यूज केस, फिर हम उसकी डिटेल्स पर आ जाएंगे कि यूज केस में लिखा क्या जाता है। यूज केस का नेम होता है, प्लेस ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद उसमें एक्टर्स कौन कौन से हैं, द बायर और शॉपर, फुलफिलमेंट सिस्टम है और बिलिंग सिस्टम है। ये तीन उसके एक्टर्स हैं। इसमें से एक प्राइमरी एक्टर होगा जो कि यूज केस को इनिशिएट करेगा, और उसके बाद फिर बाकी दो सपोर्टिंग एक्टर हो सकते हैं। फिर यूज केस की डिस्क्रिप्शन है, इसको नंबरिंग करके 1 2 3 करके हम फिर यहाँ पे यूज केस की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि एक्टर आया, उसने आइटम सिलेक्ट की जो उसने परचेज करनी थी, फिर उसने ऑर्डर कर दी आइटम्स। यूजर विल प्रोवाइड पेमेंट एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन। सिस्टम विल रिस्पॉन्ड विद कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर एंड अ ट्रैकिंग नंबर। और फिर सिस्टम क्या कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज आ रही है, ये जो सीक्वेंस आ रहा है स्टेप्स का, इसमें एक्टर के एक्शंस हैं और सिस्टम के रिस्पॉन्सेज हैं। यानी कि यूजर ने क्या कुछ किया, क्या इनपुट दी सिस्टम को, और सिस्टम ने उसके रिस्पॉन्स में उसे क्या कुछ जनरेट करके दिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूज केस। ये एक ब्रीफ यूज केस था, और ये मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम लीव कर गई हैं शायद। सही कह रहा दानिश। मैम का नेट इशू आ रहा है। दानिश, हाँ बोल। शहरी के साथ क्या हुआ?
ओके क्लास, मेरा नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है यहाँ पर छोड़ दें चैट में।
अटेंडेंस हो रही है? मैसेज में लिख दो